वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के लेक्चर पे हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले पेपर एसएससी सीजीएल 2016 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स पे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई नो कि आप सब लोग इस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है कंपटीशन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, आई गेस अप्लीकेंट्स ही होंगे आपके मोर देन 20 लैक्स के अराउंड आपके अप्लीकेंट्स होंगे। उन 20 लैक्स में से पहले तो लगभग 60-70 हज़ार लोग प्रिलिमिनरीज पे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आप लोग मेंस दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स लिखोगे। तो अभी बहुत फेज से होकर गुजरना है आपको, बट जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आगे के एग्ज़ाम्स तो आप लोग दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स आप लोगों को सबसे पहले अभी आप लोगों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। ठीक है, किसी भी हालत पे। उसके बाद आप लोग आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में एसएससी पहली बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है सीजीएल के लिए। ठीक है, तो क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो जब तक आप लोगों का पहला स्लॉट का एग्ज़ाम्स हो के बच्चे लोगों के ओपिनियंस नहीं आते तब तक तो ये एक टाइप से मिस्ट्री है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि जिस पैटर्न पे 2014-15 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हुए हैं सेम टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स पे भी होंगे। सेम लेवल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। क्लियर? ओके, अब इन लास्ट वीक पे, ठीक है, आज कौन सा डे है? टुडे इज़ वेडनेसडे, आई गेस वेडनेसडे और ट्यूसडे। टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो एग्ज़ाम्स है। ठीक है, तो इन 4 दिन पे आप लोग क्या करोगे कि एग्ज़ाम्स पे आप लोग जब देने के लिए बैठो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। ठीक है, और आप लोग श्योर शॉट हो कि आप लोग अपना प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम्स पक्का से क्लियर कर लेंगे। क्लियर? सबसे पहली बात तो देखो, कोई नई चीज़ पढ़ने का इतना सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है, हम लोगों का भी मैथ्स पे थोड़ा मेंसुरेशन का चैप्टर बचा हुआ है, 2-3 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसे देख लेना आप लोग। अच्छा, अब जैसे आप लोग अगर ये सोचे, कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि अब मैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ देता हूँ, तो वो सेंस नहीं बनता। ठीक है, आप लोग इंडियन हिस्ट्री मान लो आप लोगों ने 4 दिन पे बोला कि मैं इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी ख़त्म कर देता हूँ, बट कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 4 दिन में अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ने में निकाल दोगे, बाई चांस अगर मैं मानता हूँ, ठीक है, तो उससे होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे या 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उन 6 क्वेश्चन में से भी क्योंकि आपने ये 4 दिन में पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी है कि उन 6 क्वेश्चन में से आप लोग 2 क्वेश्चन ही कर पाओ। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर ही आप लोग स्कोर कर पाओ। तो इन 4 डे को आप लोगों ने वैसे नहीं यूटिलाइज करना कि इन 4 डे पे जो आपने करा उसके कारण आपको एग्जाम्स में कम से कम 10 से लेकर 15 मार्क्स का गेन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अब मैंने ये 4 दिन पूरा बोला कि मैं 4 दिन से आप लोगों ने जीके तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज पक्का से कर ले, बट जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो ये मत सोचना कि अब मैं जीके पढ़ना स्टार्ट करूंगा और जीके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, हाँ, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हो पिछले 3-4 महीने के। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। जो गेस्ट आता है 6 मंथ का, उसे एक बार देख सकते हो। क्लियर?
ठीक है, बट कोई ये हिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब पढ़ने का अब सेंस नहीं बनता है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो भी बस एक बार रिवाइज ही करो, ठीक है, उसे बार बार रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के सामने जब वो ऑप्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग जस्ट गो थ्रू कर लेना अपने जीएस के सेक्शन को, ठीक है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी अभी तक जीएस देखा नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या करो, बस करंट अफेयर थोड़ा सा देख लो लास्ट 6 मंथ का, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप लोगों को अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्लियर? एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने जरूर है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही जनरल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप सब लोग ग्रेजुएट तो हो, क्लियर, और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होती है, तो बहुत से क्वेश्चंस 25 में से 6 से 7 क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस तक तो एकदम जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो, जिसके लिए आपको ऐसा इतना जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चंस भी कर दोगे तो बहुत है, 25 में से 10 क्वेश्चन करने पे 20 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्लियर? तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा जीएस पे, प्रिलिमिनरीज पे। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट के 4 दिन में। क्लियर? ओके, अब बाकी सेक्शन, अच्छा, इंग्लिश पे अब नए वोकैबलरी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। नए जितने वोकैबलरी पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में कुछ भी, मतलब अब मेरे हिसाब से तो कुछ भी नया पढ़ने का अब इतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम्स तो आ ही गए हैं। क्लियर? 4 दिन में पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को अब मॉक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए। क्लियर? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, उस पर मैंने थोड़ी ही बात आप लोगों को बताई थी। ये लेक्चर मैं स्पेशली इसी पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों ने जो सारा मेहनत किया पूरी साल भर, उस मेहनत का सबसे जो बेस्ट हिस्सा है वो आपने अपने एग्ज़ाम्स पे दिखाना है। ये नहीं है कि मैंने पूरी साल भर पढ़ाई की है और एग्ज़ाम्स पे क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और मैं जाके फेल हो गया। क्लियर? ये बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है, पूरी साल भर मेहनत की है, तो जो सबसे बेस्ट मॉक्स आपके लाइफ का होना चाहिए वो ये प्रिलिमिनरी का मॉक, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आप लोग लिखोगे वो आपका बेस्ट मॉक जाना चाहिए। क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी आप लोग खुद बनाओगे। अब वो स्ट्रेटजी क्यों मैं अपने हिसाब से आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दूं। मान लो मेरा फोर्टे है मैथ्स, मेरा फोर्टे है रीजनिंग, मेरा फोर्टे है इंग्लिश, मेरा फोर्टे है जीएस, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना चाहिए। पता चला आप लोगों का फोर्टे रीजनिंग है और आप लोग मेरे कहने पे मैथ्स पे चले गए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग 75 मिनट्स में से 30 मिनट्स तो मैथ्स पे निकाल दोगे, बचा जब आप अपने फोर्टे में आओगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और बात, कभी भी एग्ज़ाम से निकलने के बाद आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर छूट गया, मुझे तो आता था बट मैं तो एक क्वेश्चन में अटक गया और उसी पे लगता रहा, ठीक है। ये सारी तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। ये सब चीज़ एग्ज़ाम्स, ये सारी गलती आप लोग मॉक्स पे कर सकते हो, बट जो रियल एग्ज़ाम्स है उस पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एक एक नंबर पे कट ऑफ आपकी रैंक यहाँ से वहाँ चले जाती है सीजीएल में, ठीक है। एक रैंक के अंदर 2-2, 3-3 हज़ार लोग होते हैं एक मार्क्स के अंदर। क्लियर? तो आप लोगों ने अगर पूरे साल मेहनत की है तो आप लोगों ने अपना बेस्ट यहीं पर ही दिखाना है। क्लियर? ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले तो आप लोगों
के होपफुली इंटरनेट पे बहुत सारे साइट्स पे मॉक्स दिए होंगे, मॉक्स नहीं दिए होंगे तो मार्केट पे बहुत सारे मॉक्स आ चुके होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट के। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए इन 4 दिन के लिए 12 मॉक्स तैयार कर लीजिए। क्लियर? ओके। अब इन 12 मॉक्स पे आप लोग डेली के 3 मॉक्स सॉल्व करो। ठीक है? अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप लोग अपने लिए 16 मॉक्स ढूंढ लो। ठीक है? और 16 मॉक्स है तो दिन के 4 मॉक्स आप लोग आराम से दे सकते हो। क्लियर? ओके। देखो, मैं लगभग एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं तो 75 मिनट्स में से मेरे हिसाब से आप लोग रीजनिंग को 18 लगभग 15 से लेकर 20 मिनट तक में रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए 15 से 20 मिनट के बीच में। क्लियर? इंग्लिश के क्वेश्चंस 12 से लेकर 15 मिनट पे सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर? जीएस के क्वेश्चन 10 मिनट बाय मैक्सिमम। वैसे तो 8 से लेकर 10 मिनट तक के बीच में जीएस का सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है? और मैथ्स का सेक्शन आप लोगों के लिए 25 से लेकर 30 मिनट्स के बीच में बहुत इजीली खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर? तो जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है वो लोग टाइम फ्रेम को लगभग इसी हिसाब से सेट करो और मॉक्स पे ये देखो कि आप लोग इस टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, इस टाइम फ्रेम पे आप लोग उस सेक्शन के 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है? अब आप लोग सबसे पहले जब आप पहला मॉक दोगे, शुरू के फर्स्ट मॉक्स दोगे, पहला मॉक आप लोग दोगे तो आप लोग किसी भी सेक्शन से स्टार्ट करना। ठीक है? अब इस पे मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों ने इस सेक्शन से स्टार्ट करना है, बट आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक सेक्शन स्टार्ट करना है। मान लो आपने रीजनिंग स्टार्ट की, जैसे ही रीजनिंग स्टार्ट करते हो तो रीजनिंग जिस टाइम पे आप लोगों ने स्टार्ट की थी स्टार्टिंग टाइम लिखना है, और रीजनिंग जिस टाइम पे आप लोगों की एंड हुई उसका एंड टाइम लिखना है। क्लियर? सिमिलरली इंग्लिश जब आप लोग जैसे ही स्टार्ट करोगे उसका स्टार्ट टाइम अपनी घड़ी से लिखना है, उसका एंड टाइम अपनी घड़ी से लिखना है। जीएस के लिए स्टार्ट टाइम लिखना है, एंड टाइम लिखना है। सिमिलरली मैथ्स के लिए अपना स्टार्ट टाइम लिखना है और एंड टाइम लिखना है। क्लियर? ऐसा आप लोगों ने लगभग अपने फर्स्ट डे के मॉक्स जो आप लोग कल लिखोगे, क्लियर, उन मॉक्स के लिए लिखना है। सारे मॉक्स के लिए जो आप लोग जितने भी 3 या 4 मॉक्स लिखोगे सबके लिए ये टाइमिंग लिखोगे। क्लियर? उसके बाद आप लोग इन जो भी आप लोगों ने मॉक्स लिखा इस पे जो टाइमिंग आई ना, उन सारे टाइम्स का, मान लो पहले सेक्शन पे मैंने रीजनिंग 22 मिनट पे करा, दूसरे सेक्शन पे मैंने रीजनिंग 18 मिनट पे करा, तीसरे सेक्शन पे मैंने रीजनिंग 17 मिनट पे करा, और चौथे सेक्शन पे रीजनिंग मैंने 21 मिनट पे खत्म कर दिया। ठीक है? तो आप लोगों के पास 4 मॉक्स के अपने रीजनिंग के टाइम है, आप इन 4 मॉक्स के अपने रीजनिंग के टाइम का एवरेज निकालो। क्लियर? ठीक है? मान लिया आपका एवरेज आता है 19 मिनट। क्लियर? इसका मतलब आपके रीजनिंग का जो टाइम है दैट इज 19 मिनट। तो आप लोगों ने अपने एग्जाम्स के लिए रीजनिंग को 19 मिनट बाय मैक्सिमम अलॉट करना है। क्लियर? सिमिलरली आप लोग अपना इंग्लिश का एवरेज टाइम निकालोगे, अपने जीएस का एवरेज टाइम निकालोगे, अपने मैथ्स का एवरेज टाइम निकालोगे। क्लियर? ठीक है? तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज पहले दिन पे, मतलब कल वेडनेसडे को, आप लोगों को ये पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज कि आप लोग एक सेक्शन को करने में कितना टाइम लेते हैं। क्लियर? देखो, टाइम सबके लिए वेरी हो सकता है। कोई इंग्लिश पे बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो वो 10 मिनट पे से इंग्लिश को ख़त्म कर देता है, उसकी एवरेज टाइमिंग इंग्लिश की 10 मिनट है, बट उसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसका मैथ्स का एवरेज टाइम पीछे चले जाएगा। ठीक है? इस तरह से आप लोग अपने हर सेक्शन का एक एवरेज टाइम रख लोगे बना के, तो आप लोगों को
लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कि हाँ मैं इतना टाइम लेता हूं इस सेक्शन में। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया, आप लोगों ने हर सेक्शन का अपना इंडिविजुअली एवरेज टाइम निकाल दिया। जो एवरेज आएगा दैट विल बी दी मैक्सिमम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। जो आपका एवरेज टाइम है वो आपका मैक्सिमम टाइम होगा आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पे। क्लियर? आप लोगों ने उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, उसी टाइम पे आप लोगों ने फिनिश करना है। ओके, उसके बाद आ जाओ आप लोग रीजनिंग के सेक्शन पे। सॉरी, रीजनिंग कह रहा हूं। उसके बाद अब आप लोग आ जाओ कि आपने कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। क्लियर? ओके, ठीक है। कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लियर? मैं जैसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं तो जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना तो शुरू के कुछ मिनट तक थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, हर किसी को होता है, चाहे उसने 100 मार्क्स ही क्यों ना दिए हो घर पे, बट एग्जाम्स पे जब आप लोग लिखोगे तो शुरू के 5 मिनट तक थोड़ी सी नर्वसनेस पक्का से रहती है। क्लियर? ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्ट अपने उस सेक्शन से करना है जिस सेक्शन पे आप लोगों की पकड़ बहुत अच्छी है। क्लियर? सपोज करो किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत उसने प्रैक्टिस की है, उसे फुल कॉन्फिडेंस है रीजनिंग पे, तो उसे रीजनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनिशियली जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच भी देखते हो तो एक बैट्समैन जब इनिशियली आता है तो वो आउट होने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस पर थोड़ा नर्वसनेस हो गई। ठीक है, बॉल बाहर भी जा रही होगी तो बैट उस पर देने जाता है और एज लेके कैच आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नर्वसनेस है। ठीक है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है, जैसे ही 20-25 रन बन जाते हैं, उसके बाद उसे आउट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक उस पर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है, वो सारे मतलब जितने भी बॉलर्स थे उसने देख लिए। ठीक है, पिच का उसे पता चल गया, लो बाउंस है, हाई बाउंस है, जैसा भी पिच है। सेम इज विथ एग्जाम्स। क्लियर? आपने इनिशियली 5 से 10 मिनट्स 5 मिनट्स आप लोगों को थोड़ा नर्वसनेस होगा, बट आप लोगों ने सेक्शन ही वो सेक्शन उठाया है जिस सेक्शन पे आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, तो आपको नर्वसनेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां आपके 3-4 क्वेश्चन बनने शुरू हो गए वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू हो जाता है, और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो फिर सेंचुरी मतलब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्लियर? ठीक है, तो अब ये चीज आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सेक्शन आपका फोटे है। क्लियर? ठीक है ना? और उस सेक्शन पे कितना टाइम अलॉट करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, एक जनरल सी स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही इजी आता है, ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और लास्ट पे मैथ्स। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, मैं क्यों ये प्रेफर करता हूँ, बट ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनानी है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक जनरल स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे लोग लेक्चर्स देखेंगे, किसे क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसके हिसाब से मैं नहीं बना सकता। क्लियर? अब मेरे बनाने के पीछे एक लॉजिक ये है कि जनरली क्या होता है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन पे लोगों की फंसने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन आया तो वहाँ पर ये होता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पहले किया है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपने अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन नहीं बना मान लो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग नहीं, एक होता है ना खुद से लड़ाई शुरू हो जाती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स पे ये कभी नहीं रखना है। आपने देखा क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले सॉल्व, आप कर सकते हो, आपने अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, एक बार जस्ट 2-3 सेकंड का रिव्यू देख लो, कहीं पे कैलकुलेशन नहीं तो गलती नहीं है, नहीं मिलता है छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन टफ हो और लास्ट के 20 क्वेश्चन एकदम ही खत्म क्वेश्चन हो, और आप लोग क्या करो, आप लोगों में वो फीलिंग आ जाए कि नहीं मुझे तो करना ही है, और आप शुरू के 5 क्वेश्चन पे ही लगे रहो और सारा अपना टाइम वेस्ट कर दो। उससे फायदा क्या हुआ, आपने 5 क्वेश्चन करे, और जो दूसरा एक एवरेज भी स्टूडेंट था उसने लास्ट में 20 में से 15 क्वेश्चंस कर दिए। आप लोगों को क्या फायदा हुआ, आप लोगों के 10 नंबर बने, उसके 30 नंबर बने। ठीक है, तो वो 20 नंबर से उसकी रैंक पता नहीं कहाँ होगी और आपकी रैंक पता नहीं कहाँ होगी। क्लियर? तो ये चीज कभी नहीं करना, किसी क्वेश्चन पे फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और चाहे ये जितना भी बोल दूं, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को जितना भी समझा दूं, सब लोगों के साथ बाद में यही होता है, एग्जाम से निकलने के बाद यही एक रिव्यू दिया जाता है कि सर मैं तो उस क्वेश्चन में फंस गया था, वरना तो मैं 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर देता। सर मैं वहां पर फंस गया, उस मैथ्स के क्वेश्चन में फंस गया, ठीक है, मैंने वो पहले किया था, वहां पर हुआ नहीं, मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तो मैंने सोचा लास्ट बार अटेम्प्ट करता हूँ, इस बार पक्का हो जाएगा, वहां पे मेरे 6-7 मिनट निकल गए। ठीक है, तो ये सारे बेवकूफ़ी वाले कमेंट्स है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है एग्जाम्स में बिल्कुल भी। क्लियर? एग्जाम्स पे क्वेश्चन नहीं बना उसे छोड़ो। ठीक है, 25 क्वेश्चन है वहां पे, खाली एक ही क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग उसी क्वेश्चन पे फोकस्ड करके रह जाओ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बिल्कुल। क्लियर? ओके, ठीक है, तो जो एग्जाम्स पे आप लोगों ने अपने हिसाब से बनाना है ये कि पहले कौन सा सेक्शन करूं। ठीक है, मैं रीजनिंग को सबसे आगे इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि रीजनिंग क्या है, एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, और क्वेश्चंस जल्दी बन भी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब सबके लिए ये डिफरेंट हो सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं रीजनिंग को सबसे आगे रखता हूँ। क्लियर? रीजनिंग के क्वेश्चंस बनने शुरू हुए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। क्लियर? एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप लोग इंग्लिश के सेक्शन पे गए। ठीक है, मान लेता हूँ इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि वो रीजनिंग का एक कॉन्फिडेंस था तो इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली वो अच्छा खींच देगा। क्लियर? इंग्लिश और जीएस तो वहीं पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि रीजनिंग पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक है, तो इंग्लिश और जीएस पे ऑटोमेटिकली आप लोग खींच लोगे। क्लियर? ये एक टेंडेंसी एग्जाम्स का टेम्परामेंट होता है, वो चलता ही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग मैथ्स के सेक्शन पे आए, अगर अच्छा है तो आप लोगों ने मैथ्स भी अच्छे से, अगर प्रिपरेशन की हुई है तो आपने मैथ्स भी अच्छे से कर दिया। क्लियर? अब रीजनिंग के जस्ट बाद मैथ्स क्यों नहीं रखा, पता चला, देखो रीजनिंग अच्छे से किया, मैथ्स पे आए, मैथ्स सही से हुआ नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, कॉन्फिडेंस लेवल जहां पर डाउन हुआ वहां पे इंग्लिश और जीएस भी खराब कर दोगे। क्लियर? ठीक है, इसलिए रीजनिंग को सबसे ऊपर मैंने प्रायोरिटी दी है। मैथ्स को क्यों नहीं ऊपर प्रायोरिटी दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 75 मिनट्स में से 30 मिनट्स तो मैथ्स पे ही दे दोगे आप लोग एग्जाम्स पे, सॉरी 30 से भी ज़्यादा, 40-45 मिनट, 30 मिनट तो एक्सेप्टेबल है, 40-45 मिनट्स वहाँ पर देकर आ जाओगे और रीजनिंग इंग्लिश जीएस के लिए कुछ टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए इसी हिसाब से मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, बट आप लोगों की प्रेफरेंस अपने हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर? और बाकी ये है कि देखो साल भर मेहनत की है, क्लियर, तो उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो प्रिलिमिनरी पे ही आना चाहिए। क्लियर? तभी फायदा है। तो इसके लिए अपने स्ट्रेटेजी को बहुत सही बनाना है। अब फर्स्ट डे की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब सेकंड डे में दोबारा से अपने एवरेज टाइम को ध्यान पे रखते हुए कोशिश तो ये करनी है कि जो एवरेज टाइम फर्स्ट डे का निकल के आया इसे कम ही करूं मैं। क्लियर? अगर कम नहीं कर सकते तो उससे ऊपर तो जाना नहीं है, किसी भी हालत पे नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट डे पे दोबारा से मॉक्स दो, एक मॉक्स दो, ठीक है। उसके बाद उस मॉक के आंसर चेक करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि गलती कहां पर हुई। क्लियर? उसके बाद एक A4 शीट पे उस मॉक्स के बारे में लिखो कि अगर आपको दोबारा ये मॉक करने का मौका मिलता तो आप लोग इस मॉक पे क्या क्या गलती नहीं करते। क्लियर? ये बात लिखो, उस पे खुद में खुद लिखो कि लिखो मैंने
मैथ्स के एक क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़्यादा टाइम दिया, अगर दोबारा मुझे मौका मिलता तो मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, बल्कि उस टाइम को मैं सेव करता। क्लियर? लिखो, जीएस पे मैंने आंख बंद करके तुक्का मारा। क्लियर? जिसके कारण मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, अगर जिसके कारण मुझे -3 नंबर मिले। अगर एग्जाम्स पे होता तो मैं ये तुक्का शायद सोच समझ के मारता, या मारता नहीं ज़्यादा, कि आंख ही बंद करके तुक्का मार दिया। क्लियर? तो इन सारे चीज को जब आप एक मॉक लिख दोगे, लिखो, ठीक है, और उसे पढ़ो। सेकंड मॉक लिखो, दोबारा से उस मॉक के ऊपर लिखो कि आपको उस मॉक को दोबारा देने का मौका मिलता तो आप लोग क्या करते। क्लियर? थर्ड मॉक लिखो, उसके बारे में लिखो। फोर्थ लिखो, उसके बारे में लिखो। क्लियर? सेकेंड डे में आप लोगों ने ये सब चीज करनी है। क्लियर? अच्छा, थर्ड डे में क्या करना है? थर्ड डे में दोबारा से मॉक्स लिखना है। अब थर्ड डे में जब आप मॉक्स लिखोगे, तब आप लोग देखोगे कि मॉक लिखने के बाद आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि अगर इस मॉक पेपर में आपको एक मैं दोबारा से मौका दूं मॉक लिखने का, तो आप लोग क्या गलती जो आपने इस मॉक पे की वो नहीं करोगे। तो आप लोग देखोगे कि क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले वाले दिन पे हर मॉक का अपना देखा था कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो आप लोग देखोगे कि आपकी गलती धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर? इसी के साथ आप लोगों को ये भी, क्योंकि आप लोगों ने मॉक 1 पे ये भी देखना है कि कौन सा सेक्शन अगर आप पहले करते तो आप अच्छा कर पाते। क्लियर? सेकेंड डे तक आप लोगों ने अपना एवरेज टाइम और अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। ठीक है? सेकेंड डे के 4 मॉक्स करने के बाद आप लोगों ने ये डिसाइड कर लेना है कि एग्जाम्स पे मैं कौन सा सेक्शन पहले करने वाला हूँ। क्लियर? ये बात भी आप लोगों ने क्लियर कर लेना है उन 4 मॉक्स पे। ये बात आप लोगों ने लिखना है अपने नोट पे कि रीजनिंग के बदले मैं मैथ्स अगर पहले करता तो शायद मैं ज़्यादा स्कोर करता। क्लियर? थर्ड डे पे भी आप लोगों ने, अब स्ट्रेटजी आप लोगों की बन गई। पहले दिन पे आप लोगों ने एवरेज टाइम निकाल लिया, सेकंड डे पे आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, और आप लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। ओके, थर्ड डे और फोर्थ डे में क्या करना है आप लोगों ने? एक तो अपने एवरेज टाइम को सेव करना है, ठीक है। दूसरा, जो स्ट्रेटजी आप लोगों ने बना ली है सेकेंड डे पे, उन स्ट्रेटजी पे लगभग 6-7 मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है इन 2 दिन में। क्लियर? और एग्जाम्स पे आप लोगों ने अपना फाइनल मॉक्स लिखना है। और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स अगर मैं दोबारा लिखने का मौका दूं तो आप लोग क्या गलती नहीं करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए कि मैं ये मॉक दोबारा लिखना नहीं चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉक लिखा है मैंने, या ये जो एग्ज़ाम्स लिखा है ये मैंने, ये मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट एग्ज़ाम्स है, और मैं इससे ज़्यादा अच्छा शायद ही एग्ज़ाम्स लिख पाऊँ। क्लियर? ठीक है? क्लियर? तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो करनी है इन 4 दिनों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इस पे वर्कआउट करोगे तो आप लोगों को कम से कम भी 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है? 7 से 8 क्वेश्चंस का मतलब समझते हो, लगभग 14 से लेकर 16 मार्क्स तक का फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। ठीक है? एक एक मार्क्स पे सिलेक्शन रुक सकता है। क्लियर? तो 14-15 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। क्लियर? ठीक है? होपफुली, ठीक है, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है? जो लोग इन्हें फॉलो करना चाहते हैं वो लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप लोगों की कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आप लोग उसी के साथ बने रहिए। ठीक है? ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जिन लोगों के पास अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एग्जाम्स को लिखने की। ठीक है? अगर आप लोग पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बना के बैठे हुए हैं तो आप लोग उसे चेंज मत ही कीजिएगा।
क्लियर। बट अभी आप लोगों को अपने स्ट्रेटेजी में डाउट है, तो जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आप लोग अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को भी एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो थम्स अप मीन्स लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग इन लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं मेंस के एग्जाम्स के लिए। क्लियर। ओके, फाइन, थैंक यू।